Good morning, children. Today we learn Unit 2, The Living World, Part 2. Respiration, excretion, responsiveness to stimuli and movement. Animals, however, do not have chlorophyll. प्राणियों में पर्णहरित नहीं होता. They do not produce their own food. प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते. They search for food. वे अपने भोजन की खोज करते हैं. Animals such as goats, sheep, horses eat grass. बकरी, भेड़ तथा घोड़े जैसे प्राणी घास खाते हैं. Wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. तो दूसरी ओर बाघ, सिंह जैसे जंगली प्राणी वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले अन्य प्राणियों का शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं. The intake of food and resultant growth is an important characteristic of living things. भोजन ग्रहण करना और इसके कारण होने वाली वृद्धि सजीव का एक लक्षण है. अभी आपने देखा होगा कि सभी शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं. क्यों निर्भर होते हैं? क्योंकि ये जो एनिमल्स है इनमें क्या नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है. अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर. कुछ प्राणी है, हमेशा ये जो प्राणी है अपने से कमज़ोर प्राणी का क्या करते हैं, शिकार करते हैं. ठीक है. जो शाकाहारी प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और वे वनस्पतियों को खाकर अपना पेट भरते हैं. अब ये जो जंगली जानवर है, ये छोटे जानवर जो कमज़ोर जानवर रहते हैं उनका शिकार करते हैं. ये जो मुर्गियां है दाना वाना चुनती है, कीटकों को खाती है. अब ये जो पक्षी है ये कीटकों को, मछलियों को क्या करता है, अपना भोजन देता है. यानी भोजन से ही क्या होता है, उनमें वृद्धि होती है. अगर हम भोजन नहीं करेंगे क्या हो जाएंगे, हम लोग कुपोषित हो जाएंगे, हमारी वृद्धि रुक जाएंगी, यानी सही तरीके से नहीं होंगी. Respiration, श्वसन. Hold your hand in front of your nose or keep your hand on your chest. What do you feel? अपनी नाक के सामने अथवा छाती पर हाथ रखो. क्या ज्ञात होता है? If we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? सोए हुए कुत्ते में पेट की कौन सी हलचल दिखाई देती है? अब ये जो दोनों है वो ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहले आप नोज़ के सामने हाथ लेके जाओ और एक हाथ अपनी छाती पर रखो. आपने देखा होगा नोज़ में हवा का एहसास होता है, हवा अंदर जा रही है, बाहर निकलने का महसूस होता है. उसी प्रकार हमारा चेस्ट ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देता है. इसका मतलब है नाक से हवा जाती है और जैसी जाती है तो उससे छाती में अतः हमारे लंग्स में, फेफड़ों में क्या होती है, हलचल होती है. ओके. इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं. उसी प्रकार आपने किसी सोए हुए कुत्ते को देखा होगा या बच्चे को देखा होगा. आपने देखा होगा जब वो सोए रहते तो आंखें बंद रहती है, लेकिन उसमें से क्या होती है, उनकी जो चेस्ट है वो हिलते हुए दिखाई देती है. तो यही जो हिलना, ये क्या है, ये जो हलचल है हिलने वाली, इसी को श्वसन क्रिया
कहते हैं। नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लाइव। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। Animals such as fish, mouse, etc. मछली, सांप तथा चूहे, सुंडी, तिलचट्टा जैसे प्राणियों में श्वसन के लिए एक निश्चित इंद्रिया होती है। Has specific organs of respiration. On the other hand, plants respire by means the microscopic on their stem एंड लीव्स। जबकि वनस्पतियों अपने तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से श्वसन करती है। अभी आपने देखा होगा ये क्या है, लीफ। आपने देखा होगा ये पत्ती है। इस पत्ती में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से वो क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है। सारे पेड़ों की सारी पत्तियों में इस प्रकार का क्या होती है, छिद्र होते हैं। उसी प्रकार ये है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य को श्वसन क्रिया करने के लिए क्या होती है, नोज होती है यानी नाक होती है। आप देखो, और ये मुंह है, मुंह से ये जो एक नली है यहाँ पर जुड़ी होती है, तो नाक से वो श्वसन क्रिया करता है, यहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, खाते समय, बोलते समय मुंह से ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाती है। इस प्रकार ये यहाँ पे आता है, ये हो गया लंग्स। इस लंग्स में क्या होता है, हवा की थैली है ये, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, और यहाँ से होते हुए फिर पूरे बॉडी में वह एक्टिवेट होती है और पूरे बॉडी की अशुद्ध हवा पुनः यहाँ पर आती है और इसी मार्ग से वह बाहर निकलती है। ये क्रिया सतत चालू रहती है, इसलिए हमारी जो है छाती है वो हमेशा हिलते दिखती है। ठीक है, अब यह है फिश। आपने देखा होगा मनुष्य को श्वसन क्रिया करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे 2 फेफड़े होते हैं, लेकिन ये है फिश। फिश को फेफड़े नहीं होते, उसको क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो मछलियाँ कहाँ रहती है आपको पता है, पानी के भीतर। तो मछलियाँ पानी के भीतर होती है, तो उसको श्वसन क्रिया करने के लिए क्या होना, गलफड़े। इसको गिल्स यानी गलफड़े, गलफड़े होने के कारण वह पानी के अंदर श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, अगर मछली को पानी के बाहर निकाल दे तो वो क्या करती है, मर जाती है। क्यों मर जाती है, क्योंकि उसको श्वसन क्रिया करने के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो पानी के बाहर निकालते ही मर जाती है। तो इस प्रकार ये सजीवों में, ये तीनों सजीव है, इन तीनों सजीवों में यह श्वसन क्रिया की जो क्रिया है होने के कारण ये जीवित रह पाते हैं। Is all the food we eat used by the body? क्या खाए गए संपूर्ण भोजन का शरीर में उपयोग होता है? What is the unused part of food convert into? निरुपयोगी खाद्य पदार्थों का किसमें रूपांतर होता है? यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला क्या है कि आप जो खाना खाते हैं क्या उसका उपयोग पूरे बॉडी में होता है? बिल्कुल। अगर आप अपने भोजन में अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो उसका असर पूरे बॉडी में दिखाई देता है। अगर तुम्हारे पैर में घाव हो जाता है तो आप दवाई लेते हैं। आप जब दवाई लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं। भोजन करते हैं उसके बाद लेते हैं।
लेकिन उस दवाई का असर आपके पैर में यानी बॉडी के नीचे एकदम धीरे धीरे दिखाई देता है। इसका मतलब दवाई का असर हो रहा है। उसी प्रकार आप अगर दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, फल खाते हैं, तो इन सब अच्छी चीज़ों का असर आपके बॉडी में भी दिखाई देता है। इसीलिए भोजन करना, संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू। अब जैसे हमारे भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो 3 पदार्थ है, कार्बोयुक्त पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ, इन तीनों का अम्लों में रूपांतरण होता है। जैसे कार्बोयुक्त पदार्थ है उसका ग्लूकोज में रूपांतरण होता है, और जो स्निग्ध है उसका अमीनो अम्ल में यानी अम्ल में रूपांतरित होता है। तो ये तीनों पदार्थ है, उनका एसिड बनके क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उससे के साथ मिलकर पूरे बॉडी में क्या करता है, उस भोजन को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है। और जो निरुपयोगी पदार्थ है, जैसे हम खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जिस प्रकार हम जूस निकालते हैं, जो जूस है, जो लिक्विड है वो हम पीते हैं, और जो गुदा है, जो रेशेदार जो पदार्थ है जो बचा हुआ है, उसको हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार हम जो खाना खाते हैं, बॉडी में जो उसका जो जूस है वो पूरे बॉडी में ब्लड के साथ चला जाता है, लेकिन जो बचा हुआ पदार्थ है वह क्या करता है, छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर ढकेल दिया जाता है, और फिर वो बड़ी आंत से गुदा द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जो गंदगी है, कचरा है, हमारे शरीर में जमा होगा, और फिर धीरे धीरे जमा होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में कचरा भर गया तो क्या हो जाएगा, बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे, बेचैन होने लगेंगी, उल्टी होने लगेंगी, बुखार आने लगेगा। अतः शरीर से जितना जल्दी हो गंदगी बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो गंदगी हमारे शरीर को क्या कर देती है, निरोगी बना देती है। लेकिन ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ में यानी ये भी सजीव है, इसमें भी निरुपयोगी पदार्थ है। मनुष्य का जो निरुपयोगी पदार्थ है वो किसी काम का नहीं होता है, उसे बाहर निकाल के उसको क्या करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो पेड़ पौधों से जो निरुपयोगी पदार्थ होता है वह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे आपने ये पेड़ देखा होगा, ये जो पेड़ का जो निरुपयोगी पदार्थ है इन पत्तियों में ही जमा होता है, और फिर एक समय में पतझड़ के माह में ये क्या हो जाती है, अपने आप गिरती है, पीली पड़ जाती है और अपने आप गिरती है, और उसके बदले फिर से नई नई पत्तियाँ जन्म लेती है। और पेड़ का बाकी जो है निरुपयोगी पदार्थ का लकड़ी के रूप में यहाँ पर स्टोर होते रहता है, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। उसी प्रकार कुछ पेड़ों से गोंद निकलता है, किसी पदार्थ से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ये सब निरुपयोगी पदार्थ मानव अपने दूसरे अच्छे कामों में प्रयोग करता है। एक्सकरेशन यानी उत्सर्जन। Waste substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animals. प्राणियों के शरीर में होने वाली अन्य अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। These are called excretion. excrete इसे उत्सर्जन कहते हैं।
and the process of eliminating them from the body is called excretion. शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी उत्सर्जन को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं. Animals have specific organs for excretion. प्राणियों में उत्सर्जन के विभिन्न अवयव होते हैं. Plants to excrete. वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती है. फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट शेड लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन. कुछ वनस्पतियों की पत्तियां विशिष्ट ऋतु में गिरती है. स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स. जिसे पतझड़ कहते हैं. वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्ज्य पदार्थों को उन पत्तियों के साथ गिर जाते हैं. ट्राई दिस. टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक की एक पारदर्शी थैली लो. टाई इट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट्स हैज शोन इन द पिक्चर. चित्र में दर्शाए अनुसार इसे वनस्पति की किसी पत्ती पर बांधो. ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 6 से 7 घंटे के बाद निरीक्षण करो. What do you see? क्या दिखाई देता है? एक नित्य पौधा लेंगे और एक कैरी बैग लेंगे. ठीक है, तो उसकी एक पत्ती को क्या करेंगे, उस कैरी बैग से इस प्रकार का फुलाकर उस कैरी बैग में इस पत्ती को अंदर डाल के इस प्रकार बांध देंगे. ठीक है, और 6 से 7 घंटे के बाद बांधकर हम 6 से 7 घंटे रख देंगे और उसके बाद हम उसका ऑब्जर्व करेंगे. ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग. थैली के अंदर वाले भाग पर पानी की जमी हुई बूंदें दिखाई देती है. इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रेट वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर. अर्थात वनस्पतियां पानी की वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती है. यानी ये जो प्लांट्स हैं, जिस प्रकार हमारे गुदाद्वार से विष्टा और मूत्र मार्ग से क्या निकलती है, यूरिया हमारे निकलते हैं, उसी प्रकार इस पेड़ पौधों से भी क्या निकलती है, पानी यानी वाष्प निकलती है. तो ये जो उत्सर्जन है ये क्या है, एक्सक्रेशन इज द कैरेक्टराइज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स. उत्सर्जन सजीव का एक लक्षण है. यूज योर ब्रेन पावर. थोड़ा सोचो. व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंस इन ऑन द स्टेम ऑफ बबूल और ड्रमस्टिक ट्रीज. बबूल और सर्जन की वनस्पतियों के तनों पर दिखाई देने वाला चिकना पदार्थ क्या है. आपने देखा होगा ये जो बबूल का पौधा हो या फिर ड्रमस्टिक यानी सहजन का. ठीक है, इसमें एक ऐसा गोल गोल देखो आप दिख रहा है, ये ऐसा गोल पौधा दिखता है, चिकना चिकना. तो ये क्या है, ये इस पौधे का निरुपयोगी पदार्थ है. ठीक है, और ये इनके पौधों में जमा हुआ रहता है. लेकिन मानव क्या करता है, इन पदार्थों का उपयोग करता है. ठीक है, गोंद बनाने में इसका प्रयोग करता है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. प्रश्न करो तथा चर्चा करो. Have you
experience this, what happened immediately after the following action? क्या तुमने इसका अनुभव किया? इस क्रिया के बाद कौन से परिवर्तन की जानकारी होती है? लाइट फ्लैश्ड सडनली इनटू योर आइज, आंखों पर अचानक प्रकाश पड़ा। अब मुझे बताओ, अगर आपके आँख में एकदम प्रकाश का तो क्या करते हैं हम लोग? फटक से हमारी जो पुतलियाँ है, आँखों की पलकें हैं, बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी आँखें इतनी रोशनी सहन नहीं कर पाती है। हमारे बॉडी में एकदम बेचैन हो जाते हैं, यानी वो हमारी आँखें वो लाइट को देख ही नहीं पाती और अचानक बंद हो जाती है। ठीक है। सडनली यू फेल्ट अ पिन पिच, यानी हाथ में अचानक किसी ने चिकोटी काट ली है, पिन चुभा ली, तो हम क्या करते हैं? जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है। इतनी जोर की चीख हो जाती है कि चारों तरफ से लोग हमें देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम बैठे रहते हैं, एकदम हमारे स्किन पे किसी ने चिमोटी ले लिया, तो उसका जो तेज चुभन रहती है, दर्द रहता है, वो इतना असहनीय रहता है कि ऑटोमेटिक हम आगे तरफ चारों तरफ नहीं देखते और मुंह से एकदम अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज़ निकल जाती है। The leaves of the mimosa plants were touched. छुई मुई की पत्ते को हाथ ही छू दिया तो क्या हो जाती है? वो सिकुड़ जाती है। ठीक है। क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि कुछ अनुभव होता है किसी ने छुआ करके, और वो अपने को बचाने से एकदम सिकुड़ जाती है। At sunset, lamps on the street or courtyard are lit and insects gather around the lamp. दिन अस्त होने पर मैदान अथवा सड़क के विद्युत दीप जल गए और उनके चारों ओर कीड़े मकोड़े जमा हो गए। क्यों होता है आपको पता है? ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रीट लाइट चालू होते ही उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं? उस प्रकाश के उस लाइट के चारों ओर गोल गोल घूमने झूमने लगते हैं। तो ये जो चारों जो दिया है यहाँ पर, ये जो चारों जो अनुभव दिए हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें क्या होती है? चेतनशीलता होती है। ठीक है। वो किसी घटना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट, चेतनशीलता तथा हलचल। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वे रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुल्स। चेतन पर अनुक्रिया करते समय सजीवों में विभिन्न क्रियाएं होती है। यूफी सडनली एंटर शेड, द काउ एंड बफेलो स्टैंड अप, बिगिन टू मूव, वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग। उदाहरणार्थ, गाय भैंस के बाड़े में अचानक प्रवेश करने पर उनका खड़े हो जाना, इधर उधर जाना, गाय का रंबाना, ये सभी उनकी हलचलें हैं। दिस आर ऑल मूवमेंट्स, ये सभी उनकी हलचलें हैं। अगर अचानक गाय के जो बाड़े में अगर हम चले जाए तो गाय जो भैंस है वो चिल्लाने लगती है, खड़े हो जाती है, इधर उधर दौड़ने लगती है। ऐसा क्यों करती है पता है आपको? क्योंकि उन्हें क्या महसूस होता है? उनको हमारे अंदर जाने से उन्हें यह महसूस होता है कि कोई आया है और ख़तरा महसूस होने लगता है। ठीक है। और वो अपनी सुरक्षा के जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया है? चेतनशीलता।
यानी उन्हें कुछ अनुभव एहसास होने लगता है किसी बात का। अ क्रीपर planted in the courtyard leans toward a support. आंगन में लगाई गई लता भी आधार की दिशा में झुकती है। A potted plant placed in a window grows towards sunlight. गमले में लगाई गई वनस्पति को खिड़की में रखो तो वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। It's to show movement, अर्थात वह पौधा भी हलचल करता है। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, सजीवों में हलचल स्वयं प्रेरणा से होती है। आपने देखा होगा जितनी भी लताएं हैं, ठीक है, यानी बेल, वो हमेशा आधार ढूंढती है ऑटोमेटिक और ऊपर की ओर बढ़ती है। उसी प्रकार खिड़की के अंदर अगर हमने खिड़की के पास अगर पौधा लगाया तो वह सूरज की दिशा में ही बढ़ता है। तो ये दोनों क्या बताता है? चेतन, क्योंकि उनका अट्रैक्शन होता है, उनको उन चीज़ की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उसी की ओर बढ़ते हैं और वृद्धि करते हैं। तो ये एक प्रकार का चेतन है और ये जो करते हैं वह खुद के स्वयं प्रेरणा से करते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ चेतना है और इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। यानी जो घटनाएं घटती है वो क्या है? एक प्रकार का जो घटनाएं हो रही है ये एक प्रकार की चेतना है और इस चेतना के कारण ही इनमें क्या होती है? हलचल होती है। An event that occurs in surrounding is a stimulus. The ability of living things to respond to stimulus is called their responsiveness to stimuli. चेतना पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को ही चेतनशीलता कहते हैं। Responsiveness to stimuli is the characteristic of living things. चेतनशीलता सजीव का एक लक्षण है। In was given above what is the stimulus and what is the response. जो ये उदाहरण दिए हैं इसमें से कुछ उदाहरण अनुक्रिया कहेंगे और किसी को चेतनशीलता कहेंगे। तो अनुक्रिया किसको बोलेंगे? ये जो पहले दोनों जो उदाहरण हैं, लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज और सडनली यू फेल्ट अ पिंच, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? रिस्पॉन्स के उदाहरण है। और जो है द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच एट सनसेट लैम्प ऑन द स्ट्रीट ऑन कोर्टयार्ड आर lit and insect gather around the lamps, ये दोनों किसके हैं? स्टिमुलस के एग्जाम्पल्स है। ओके, अब पार्ट 3 इन नेक्स्ट वीडियो। इसका तीसरा पार्ट हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।